Hello and good morning, everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. It's 23rd of August. Hope you all are doing well. Let's get started. Our first article is Doctors across states call off strike as SC brokers peace. So we all are known about the rape and murder case from the आरजीकर हॉस्पिटल कोलकाता. सो उस केस के डेवलपमेंट में अगर हम देखें तो पहले वो केस हाई कोर्ट हैंडल कर रहा था, फिर उस केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया गया, देन सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो के थ्रू उस केस को हैंडल कर रहे हैं. इन सबके दौरान डॉक्टर्स का जो एसोसिएशन है, आईएमआर एसोसिएशन है, उसके जितने भी सारे कनेक्टेड पीपल्स हैं, बी इट डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, हेल्थ केयर स्टाफ, सबने स्ट्राइक स्टार्ट कर दी, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए कि हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए रूल्स, रेगुलेशन, सेंट्रल एक्ट, इन सब की जरूरत है, ताकि जो फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, इन सबको उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और वर्किंग कंडीशंस और जो भी हॉस्पिटल का एक एनवायरनमेंट है उसके अंतर्गत सिक्योरिटी सब कुछ इंश्योर हो पाए. इन सब के चलते हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज को बंद कर दिया था. सो सुप्रीम कोर्ट ने उन सब के साथ एक पीस बैठकर डिस्कशन किया फॉर पीस कि जो पूरा इंडिया है उसका पूरा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो डॉक्टर्स पर ही बेस्ड है. अगर इस तरह से वो एक लॉन्ग रन स्ट्राइक या एक लॉन्ग रन प्रोटेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं जो इंडिया की हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं उनके स्मूथ रनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है. सो अभी उन्होंने अपनी ये स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर लिया है, बंद कर दिया है. Our next news is no problem can be solved on battlefield. Loss of innocent lives biggest challenge. बेसिकली वी ऑल हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उनका रिसेंटली विजिट देखा गया है पोलैंड में और यूक्रेन में. सो पोलैंड में ड्यूरिंग डिस्कशन द बोथ लीडर्स आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द यूक्रेन क्राइसिस. जो रशिया और यूक्रेन के बीच में टसल चल रहा है, पावर टसल चल रहा है, या यूं कह ले कि वो एक दूसरे के एरियाज को किस तरह से अपने कंट्रोल में ला रहे हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ पे सिविल्स हैं, जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, कहीं ना कहीं उनको भी अपनी जान खोनी पड़ रही है. सो इन सब चीज पर इन दोनों लीडर्स का कहना ये है कि बैटलफील्ड में जो भी लाइफ्स हम खोते हैं, वो जो इनोसेंट लाइफ्स का जो लॉस है वो सबसे बड़ा चैलेंज है आज के ह्यूमन कम्युनिटी के लिए. सो वी शुड वर्क ऑन दैट and reduce that innocent loss of lives. The ongoing conflicts in Ukraine and West Asia are a pressing concern for the global community, and the loss of innocent lives in any crisis has become the biggest challenge for humanity. Then the countries agreed to formulate and execute a 5-year action plan that will guide bilateral collaborations from 2024 to 2028. There is a India's firm belief that no problem can be solved on the battlefield. In any crisis, the loss of lives of innocent peoples have become the biggest challenge. For the whole of humanity, we support dialogue and diplomacy for the early restoration of peace and stability. So this was about this article. दोनों कंट्रीज के बीच में 5 ईयर प्लान को साइन किया जाएगा 2024 से लेकर 2028 तक, जो डील करेगा मेजर सेक्टर्स एरियाज में. दोनों कंट्रीज मिलकर कॉम्पैक्ट्स, एग्रीमेंट्स, इन सब चीजों पे फोकस करेंगी, इन पर वर्क करेंगी. और यूक्रेन क्राइसिस के बारे में कहना यह है कि इंडिया का हमेशा से मानना यह है कि कोई भी जो प्रॉब्लम है उसे बैटल फील्ड में सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता है. एवरी प्रॉब्लम नीड्स अ डायलॉग, कन्वर्सेशन, पीस डील्स. इस तरह की चीजों को कंडक्ट करके हम जो भी प्रॉब्लम है उससे सॉर्ट आउट कर सकते हैं और वर्ल्ड में पीस एस्टेब्लिश कर सकते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल, produce full HEMA panel report
It's the statement from the High Court. We all are known with the Hema panel report. हेमा पैनल रिपोर्ट क्या है? जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री है उसमें क्या एट्रोसिटीज, क्या प्रॉब्लम्स विमेन्स को फेस करनी पड़ रही हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया या फिर विमेन फेवर हो गया किसी भी लीड रोल को पाने के लिए, इस तरह के प्रॉब्लम्स मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में फेस करने को मिल रही है। सो इस पूरे इशू को अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए और सॉल्यूशन निकालने के लिए हेमा पैनल बनाया गया था। हेमा पैनल ने अपनी रिपोर्ट बताई और उन्होंने भी इस क्लेम को जस्टिफाई किया कि हाँ भाई, मलयालम इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रहे हैं, वी नीड टू वर्क ऑन देम। सो उसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट आया है हाई कोर्ट से कि फुल हेमा पैनल की रिपोर्ट को सबके सामने प्रेजेंट किया जाए। अ डिविजनल बेंच ऑफ द केरल हाई कोर्ट ऑन थर्सडे एडमिटेड अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन seeking a directive to the Kerala government to initiate criminal proceedings against those who had committed sexual exploitation and harassment of women in the film industry as found by the Justice K. Hema Committee. जो केरला हाई कोर्ट है उनका कहना यह है कि गवर्नमेंट को इनिशिएटिव्स लेने चाहिए इस पूरे जो प्रॉब्लम है, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस है, उन सबको क्रिमिनलाइज करने के लिए, उन सबके अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन लेने के लिए। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है इन सब के सामने कि कोई कंप्लेंट्स ही नहीं है। जो एम्प्लॉयज हैं, जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो वुमेन्स वर्क कर रही हैं, अगर उन्होंने ऐसी प्रॉब्लम्स फेस की है बट स्टिल वर्क सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए उन्होंने कंप्लेंट्स फाइल नहीं की है, तो इस सब सिनेरियो में चलो गवर्नमेंट ने लॉज बना दिए, उसे क्रिमिनलाइज कर दिया, बट अगर विमेन्स अपनी सेफ्टी के कंसर्न को ज्यादा ध्यान रखते हुए कंप्लेन ही ना फाइल करेंगी तो ये पूरी जो हेमा पैनल कमेटी बनाई गई, उसके रिकमेंडेशंस, उसके बाद जो उस पर रूल्स बनेंगे, सब किसी काम के नहीं होंगे। विमेन्स जो है वो अगर केसेस को रिपोर्ट कर भी रही हैं तो उनका कहना ये है कि वो इस सारी चीज में एनोनिमिसिटी बनाए रखना चाहती है, मतलब कि अपना नाम वगैरह रिवील नहीं करना चाहती हैं। सो दिस इज द मेजर चैलेंज विद दिस, और इस चीज को सॉल्व करने के लिए आगे एक्शंस लेने पड़ेंगे। बिल्डिंग ऑन फेवरेबल चेंज इन द 2024 वक्फ बिल, ये पूरा जो आर्टिकल है ये वक्फ बिल को कंसीडर करके बोला गया है। सो बेसिकली पहले हम समझने की कोशिश करते हैं वक्फ क्या होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं इंडिया में जितने भी रिलीजन्स प्रैक्टिस होते हैं सब में कहीं ना कहीं चैरिटी करने के लिए, दान पुण्य करने के लिए प्रमोट किया जाता है। जैसे कि सिख कम्युनिटी में लंगर हो गया, और इवन हमने पहले भी देखा है कोविड टाइम पे भी उन्होंने इवन ऑक्सीजन सिलेंडर के लंगर हो गए, किसी भी चीज का लंगर हो गया, सिख कम्युनिटी अपने रिलीजियस चैरिटी को कंसीडर करने के लिए चीजों के लंगर लगाती है, मतलब उन्हें फूड वगैरह प्रोवाइड करती है। सिमिलरली हिंदुइज्म में भी हमने देखा है कि चैरिटी की जाती है, दान पुण्य किए जाते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में लोग इतना इतना अमाउंट दान करके आ जाते हैं। सिमिलरली हर रिलीजन में चैरिटी करने के लिए लोग ये एक्शन कर सकते हैं, मतलब कि चैरिटी कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं। सिमिलरली इस्लामिक लॉ में या मुस्लिम कम्युनिटी में दान करने का ट्रेडिशन एक तरह से वक्फ से रिलेटेड है। सपोज अगर एक पर्सन कुछ दान देना चाहता है तो वो अपनी बी इट अ मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल थिंग्स, इन सब बी इट अ इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी मूवेबल थिंग्स, जो भी चीज एक पर्सन रिलीजियस वेलफेयर के लिए रिलीजियस चीजों को कंडक्ट करने के लिए कोई प्रॉपर्टी अगर दान दे देता है तो उस प्रॉपर्टी को वक्फ बोला जाता है। तो इसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइम बाय टाइम उसमें कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स आए, ऐसे लोगों ने वक्फ जो एक्ट है जो इस पूरी प्रॉपर्टी को एडमिनिस्ट्रेट करता है, उस एक्ट के कुछ लूपहोल्स को कंसीडर करके जो नॉर्मल लोगों की भी प्रॉपर्टी है या जो नॉर्मल प्रॉपर्टी है उसको भी एनक्रोच करके काफी ज्यादा
पूरे वक्फ बोर्ड ने प्रॉब्लम्स होने लगी उनको एडमिनिस्टर करने के लिए। सो बेसिकली 2024 में हमने एक वक्फ बिल लाया जो कि अभी जेपीसी के अंतर्गत है, मतलब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के कंसिडरेशन के अंतर्गत है। अभी जेपीसी इस पूरे बिल को कंसीडर कर रही है। सो इस बिल के अंतर्गत जो भी प्रॉब्लम्स देखी गई वक्फ बोर्ड के अंदर उनको सॉल्व करने के लिए कुछ प्रोविजंस रखे गए। उसमें से कुछ हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि some of their concerns are genuine as changes such as abolition of waqf by a user and the granting of access powers to the district magistrate would lower the protection to waqf properties. Though there is hardly anything worthwhile in the bill to effectively deal with the problem of the illegal encroachments of waqf properties, there are still some positive features such as digitalization of waqfs and the inclusion of women and non-women in waqf board. बेसिकली इनका कहना ये है कि जो ऑब्जेक्टिव बनाया गया है वक्फ बिल लाने का 2024 का, बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इलीगल इंक्रोचमेंट्स हुए हैं, जो वक्फ बोर्ड ने इलीगली प्रॉपर्टीज अपने अंतर्गत ले ली हैं, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। हम सबको पता है कि जो वक्फ बोर्ड है वो अभी इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट पर्सन है जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है। डिफेंस रेलवे के बाद तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जमीन है वो वक्फ पे नाम पे है। सो उस प्रॉपर्टी का जो इलीगल इंक्रोचमेंट हुआ है उसे ठीक करने के लिए वक्फ बिल को लाया गया। लेकिन जो ये एडिटोरियल है वो ये डिस्कस करता है कि कहीं ना कहीं जो वक्फ बिल है उसमें कुछ तो पॉजिटिव चीजें हैं, जैसे कि जो वक्फ बोर्ड है उसमें नॉन मुस्लिम और वुमेन्स का भी इन्वॉल्वमेंट होना ये एक वेलकम स्टेप है। लेकिन जो उसका एम है इलीगल इंक्रोचमेंट्स को डील करना, कहीं ना कहीं वक्फ बिल इस चीज को डील करने में सक्सेस नहीं हुआ है। इस पूरे आर्टिकल में एक मेजर चीज पर फोकस किया है, दैट इज फैमिली वक्फ। हम समझते हैं फैमिली वक्फ क्या होता है। अभी मैंने बताया वक्फ क्या होता है, रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए दान पुण्य की गई जमीन को या प्रॉपर्टी को वक्फ बोला जाता है, ठीक है। तो सिमिलरली वक्फ के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे सदाका वक्फ, ज़कात वक्फ और वक्फ खारी, मतलब कई सारे तरह के वक्फ रहते हैं। जैसे कि कोई पर्सन अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को दान कर देता है, पूरा का पूरा वो रिलीजियस अथॉरिटीज के अंदर छोड़ देता है, ठीक है। लेकिन एक कैटेगरी रहती है फैमिली वक्फ। फैमिली वक्फ मतलब इस्लामिक रिलीजन में ये मानना है कि अगर आपको वेलफेयर करना है, हम रिलीजियसली किसी चीज को डोनेट क्यों कर रहे हैं, वेलफेयर करने के लिए। सिमिलरली इस्लामिक रिलीजन में मानना ये है कि अगर आपको डोनेशन करना ही है, वेलफेयर करना है, देन व्हाई नॉट टू स्टार्ट विद अ फैमिली। एक तरह से रिलीजियस डोनेशंस करने के पहले आपको अपनी फैमिली को भी कंसीडर करना चाहिए। योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर फैमिली। सो इस्लामिक रिलीजन में या मुस्लिम्स कम्युनिटी में फैमिली वक्फ बनाने का भी ट्रेंड बहुत ज्यादा शुरू हो गया। मतलब लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी को फैमिली वक्फ बना दिया ताकि उस प्रॉपर्टी से जो भी बेनिफिट्स हो रहे हैं, जो भी चीजें हो रही है, वो पूरी फैमिली के अपलिफ्टमेंट के लिए यूज हो पाए। अगर फैमिली वक्फ बनाने के उसमें क्या ओपिनियंस आते हैं तो देखते हैं। Family works were used in addition to pious reason to protect property, particularly agrarian, from fragmentation. It was supposed to lead to the growth of fixed asset and protect property from the prodigal children and eventually be used for the public welfare. जो फैमिली वक्फ बनाने के फेवर में पॉइंट्स आते हैं उनका कहना ये है कि वी ऑल नो इंडिया कम्युनिटी जो है वो कहीं ना कहीं एग्रेरियन सोसाइटी की तरफ बहुत ज्यादा टिल्टेड है। सो जैसे जैसे फैमिली बड़ी होती है वैसे वैसे जो लैंड है वो उसे कहीं ना कहीं फ्रेगमेंट कर दिया जाता है, मतलब पार्ट्स में कट आउट करके पर्टिकुलरली सारे फैमिली मेंबर्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है। ये प्रॉब्लम हमने इंडियन इकोनॉमी में एग्रेरियन फार्मर्स के लिए भी डिस्कस की है कि इंडिया की लैंड सिस्टम से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। उसमें से एक ये भी है फ्रेगमेंटेशन ऑफ द लैंड। सिमिलरली
फैमिली वक्फ बनाने का बेनिफिट ये भी है कि लैंड जो है वो पूरा एक बड़े होल्डिंग के रूप में वर्क करेगी, उसको फ्रेगमेंटेशन में पार्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से जो प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं फैमिली वेलफेयर में, फैमिली के अपलिफ्टमेंट में और फिर पब्लिक वेलफेयर में यूज की जा सकती है। लेकिन इसके साथ साथ कई सारे ऐसे स्टेटमेंट्स, कई सारे ऐसे ओपिनियन भी हैं जो कि फैमिली वक्फ को सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे कि their argument was that the family waqf was developed as an institution to defeat the women's right to inheritance and for the aggrandizement of a family. There may be some truth in this conclusion, but the waqf has been historically used to overcome other problems of Islamic law of inheritance, such as the exclusion of orphaned grandchildren. Family waqf gave this opportunity to the grandfather to make a waqf of one-third of his property in favor of orphaned grandchildren. एक आर्ग्यूमेंट ये आता है कि जो फैमिली वक्फ है उसने कहीं ना कहीं उससे इसलिए बनाया गया है ताकि जो विमेन्स हैं उनको मेन स्ट्रीम जो अगर प्रॉपर्टी वन हायर टू सेकेंड हायर ट्रांसफर होती है तो विमेन्स के एक्सक्लूजन के लिए फैमिली वक्फ को बनाया गया है। पहली चीज, अगर फेवर में बात करें तो इस्लामिक लॉ में ऑर्फन चिल्ड्रंस को, ऑर्फन ग्रैंड चिल्ड्रंस को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम फेस करने को मिलती थी, बट जो फैमिली वक्फ है उसके अंतर्गत ऑर्फन चिल्ड्रन को इजीली आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। सो ये जो पॉइंट्स थे कुछ, वो बताया गया कि फैमिली वक्फ क्या होता है, उसके फेवर में क्या पॉइंट्स है और उसके नॉट फेवर में, मतलब उसके साथ चैलेंजेस क्या देखने को मिले वो देखा है हमने। वर्ल्ड में कई सारी कंट्रीज ने फैमिली वक्फ को रिमूव कर दिया है, मतलब कि फैमिली वक्फ नाम का कोई वर्ड नहीं है। अब पीपल्स जो इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करते हैं वो लोग फैमिली वक्फ नहीं बना सकते। बट एज ऑफ इंडिया, thus in India, as family waqfs were not treated as charitable, they have not been included in waqf service. There is no effective statutory provisions of family waqfs. Unlike the charitable trust, family waqfs are not entitled to exemptions or tax reliefs from capital gain tax, stamp duty and inheritance tax. लेकिन अगर इंडिया की बात करें, आप बना तो सकते हो फैमिली वक्फ, लेकिन फैमिली वक्फ को चैरिटेबल एक्टिविटीज के अंतर्गत कंसीडर नहीं किया गया। मतलब कि अगर उस प्रॉपर्टी से बेनिफिट हो रहा है तो उस बेनिफिट पर टैक्स लग सकता है। अगर आप इनहेरिट कर रहे हो, मतलब अपने नेक्स्ट हायर को ट्रांसफर कर रहे हो, तो भी टैक्स लग सकता है, स्टाम्प ड्यूटीज लग सकती है। मतलब कि वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो कहीं ना कहीं टैक्स के एम्बिट में आती है अगर इंडिया की बात करें तो। The newly proposed section bill proposed a reform that the family waqf shall not result in a denial of inheritance rights of heirs, including women heirs. जो अभी बिल आया है उसने, जो हमने चैलेंज पढ़ा कि विमेन हायर्स को एक्सक्लूड करने की बात की जाती है, तो वो बिल का सेक्शन 382 इसी चीज से डील करता है कि अब अगर आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना चाहते हो, अपने आगे की जनरेशन में बांटना चाहते हो, तो उस टाइम पे आप विमेन्स को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। सर्टेन मतलब अमाउंट ऑफ लैंड यू हैव टू गिव टू द विमेन्स ऑल्सो। ये पूरे आर्टिकल में हमने यही डिस्कस किया कि फैमिली वक्फ से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स है और जो हमारा अभी का बिल है उसमें उसका सॉल्यूशन क्या बताया गया है। लेकिन अभी भी इसमें ये चैलेंज है कि फैमिली वक्फ को वैलिडेट करने के लिए सिर्फ एक कंडीशन रखी गई है कि आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ लैंड को ट्रांसफर करना पड़ेगा विमेन्स को भी। सपोज कोई फैमिली एक छोटा सा अमाउंट, मिनिमल, नाम मात्र के लिए वो अपनी विमेन्स को ट्रांसफर कर दे रहा है, तो वो फैमिली वक्फ तो वैलिडेट हो जाएगी। सो बेसिकली जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने देखा उस पर चैलेंजिंग स्टेटमेंट ये भी हो सकता है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ लिमिट्स को हमें सेट करना चाहिए ताकि जो इस प्रोविजन को लाने की बात की गई है कि विमेन्स के भी राइट्स को कंसीडर किया जाए, वो फुलफिल हो सके। एट द एंड ये जो बिल है ये अभी भी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज के कंसिडरेशन के अंतर्गत है। अनटिल एंड अनलेस ये बिल पास नहीं हो जाता, एक्ट नहीं बन जाता, हमें हर एक प्रोविजंस
को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ एज अ यूपीएससी अवेयरनेस इस पूरे एडिटोरियल को डिस्कस किया और इसके अंतर्गत क्या चैलेंजेस आ सकते हैं हमने उस चीज को डिस्कस किया। अगला जो आर्टिकल है वो डील करता है, डू वी नीड अ सेंट्रल लॉ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। अगेन दिस आर्टिकल इज रिलेटेड विद द इशू इन द हेल्थ केयर फैसिलिटीज। कंटिन्यू डिमांड रेज हो रही है कि हमें एक सेंट्रल लॉ बनाना चाहिए विमेन्स की सेफ्टी सिक्योरिटी को इन द हेल्थ केयर सेक्टर इंश्योर करने के लिए। हर एक स्टेट के पास अपने अलग अलग लॉज हैं जो कि इस चीज से डील करते हैं, बट बात की जा रही है कि हमें अब एक सेंट्रल लॉ की जरूरत है। उसके फेवर और उसके साथ चैलेंजेस क्या क्या फेस करने को मिल रहे हैं इस पूरे एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है। अब अपन डिस्कस करते हैं। Why has violence against healthcare workers been increasing across India? पहला क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि इंडिया में कंटिन्यूअसली जो हेल्थ केयर वर्कर्स है उनके अगेंस्ट जो क्राइम है या जो चैलेंजेस है उनके लिए क्यों बढ़ते जा रहे हैं। द आंसर इज द violence that the postgraduate trainee doctor experienced in this hospital is obviously very different from what doctors normally face. Generally, when there is an unexpected death, relatives sometimes get violent. We have seen such incidences of violence in the last 2 3 decades. In fact, 25 states have enacted laws to protect medical professionals, but unfortunately, there are very few convictions. जो इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर है उसमें जो प्रोफेशनल्स वर्क करते हैं कहीं ना कहीं उन्हें डेली, ये जो अभी का कोलकाता हॉस्पिटल वाला केस आया वो तो बहुत ही ज्यादा हीनियस है, बट इंडिया के जो हेल्थ केयर डॉक्टर्स हैं वो डे टू डे लाइफ में भी कई सारे चैलेंजेस फेस करते हैं। सपोज दे आर ट्रीटिंग अ पेशेंट और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई, जो कि सपोज वो बड़ी एज के नहीं है, छोटी एज में ही किसी डिसीज के कारण या किसी प्रॉब्लम के कारण उनकी डेथ हो गई, तो जो रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर्स के सामने जो हॉस्पिटल का फेस रहता है दैट इज डॉक्टर, पीपल उसी पर ही अटैक कर देते हैं, उसको ही उनके ही अगेंस्ट काम करने लगते हैं, उन पर ही अटैक कर देते हैं। 25 स्टेट्स में अभी तक लॉज बनाए गए हैं इस तरह के एक्ट्स के इस तरह के एक्ट्स को हटाने के लिए और डॉक्टर्स को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, बट स्टिल बहुत ही मिनिमल अमाउंट ऑफ कन्विक्शंस इस टाइप के सामने आए हैं। देन WHO says every country should spend at least 6% of the GDP on health, but few countries are doing this. India spends less than 2%. People need free, easily accessible, proper and complete treatment. When they reach the hospital, they get angry because they are in distress. Ideally, the anger should be directed against the system, but unfortunately, it is taken out on the doctor who provides the treatment, who is the face of the hospital at that point and who is in the emergency rooms. WHO also says violence against healthcare workers at the global level is 8% to 38%. We need to increase GDP spending on health and strengthen the public health system so that people are provided proper treatment when they go to the hospital. This will check this will help check such case of violence. बेसिकली WHO का मानना ये है कि किसी भी कंट्री को अपनी जीडीपी का 6% हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन अगर बात करते हैं हम इंडिया की तो इंडिया में सिर्फ 2% हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्ट होता है। ये अमाउंट बहुत ही कम है। इस सब अगर हम अपना इतना बड़ा अमाउंट जीडीपी का हेल्थ केयर सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं और हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट है, उन सबको डेवलप करने में मदद मिलेगी। और इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने से डॉक्टर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी भी इंश्योर होगी और कहीं ना कहीं जो वॉयलेंस अगेंस्ट द डॉक्टर्स और द क्राइम्स अगेंस्ट द डॉक्टर्स इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहे हैं या इंक्रीज हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं अमाउंट कम होगा। Could better infrastructure and additional security measures in hospital help? Most hospitals, especially government ones and medical colleges, use interns, postgraduate medical students, and super specialty students to run the show. As the main healthcare force,
These people are made to work continuously for long hours. They are emotionally exploited and verbally abused at work. So we have to improve the healthcare system, not just by improving infrastructure but also by ensuring that doctors working hours are restricted to 8 hours a day. Postgraduate students are there to learn and work, not to replace doctors who should be treating the patients. वी ऑल आर नोन विद दिस। बहुत अच्छे तरीके से हम इस चीज़ से फैमिलियर हैं कि जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स रहते हैं, जो इंटर्न्स रहते हैं, कहीं ना कहीं उनकी ड्यूटीज लगी रहती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। सो जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं, जो वहाँ का सिस्टम है, वो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान नहीं देता कि जो ये अंडर ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, इन सबको ये सब हमारे रिप्लेसमेंट के लिए नहीं आए हैं, ये सब हमें असिस्ट करने के लिए या हमसे कुछ सीखने के लिए आए हैं। सो हमें इस तरह के रूल्स की जरूरत है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, ट्रेनीज को, इंटर्न डॉक्टर्स को एक सेट ऑफ वर्किंग आवर्स प्रोवाइड करें। मतलब कि जो अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि कई घंटों तक ये स्टूडेंट्स और ट्रेनीज वर्क करते रहते हैं, उनका ये वर्किंग आवर्स कम करके हमें 8 आवर्स तक लाने की जरूरत है। The issue of patient-related violence can be brought down by improving communication, ensuring safety measures, and placing a security protocol in all hospitals, especially medical college hospitals. जो एक पेशेंट की फैमिली या पेशेंट के रिलेटिव्स और डॉक्टर्स के बीच में कम्युनिकेशन होने की बहुत ज़रूरत है कि दोनों के बीच में पहले एक कम्युनिकेशन हो जाए, एक उनको सिक्योरिटी का एश्योरेंस हो जाए कि हाँ भाई ये हॉस्पिटल बहुत बेहतर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। तो जो कम्युनिकेशन गैप के कारण कई बार वायलेंस देखने को मिलता है या डॉक्टर्स के अगेंस्ट क्राइम्स बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं कम हो सकता है। We don't understand what the central government is trying to tell us. Basically, अभी का जो सिनेरियो है, अभी हमें ये देखने को मिल रहा है कि सेंट्रल लॉ लाने के फेवर में गवर्नमेंट नहीं है। सो क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि आखिर क्या रीजंस है कि आप सेंट्रल लॉज नहीं ला रहे हो। हम बात कर रहे हैं कि कई सारे स्टेट्स में हमने पीछे भी देखा कि 25 स्टेट्स में अलग अलग जो लॉज हैं वो बने हुए हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। लेकिन बात ये है कि क्या वो लॉज इंडियन पीनल कोड में लिखे हुए हैं या नहीं। अगर कोई पुलिस कोई एक्शन उठाना चाहता है किसी जिसने वायलेंस किया है, जिसने क्राइम कंडक्ट किया है, तो वो सबसे पहले ये चेक करता है कि आईपीसी की किस एक्ट, किस एक्शन के, किस लॉ का इसने किस लॉ को इसने तोड़ा है जिसके तहत में इसको इस क्राइम के अंतर्गत अरेस्ट करूं और इन्वेस्टिगेशन करूं। सो बेसिकली बात की जा रही है कि सिर्फ लॉज का होना इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे पहले हमें सेंट्रल लॉ बनाना चाहिए, उन सब चीजों को आईपीसी के अंतर्गत लाना चाहिए ताकि जो पूरी पुलिस सिस्टम है, पुलिस फोर्स सिस्टम है, वो भी इस चीज से नोन हो जाए और आगे हेल्थ सेक्टर में सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर हो। और भी कुछ प्रोविजंस इस पूरे एडिटोरियल में डिस्कस किए गए हैं, जैसे कि बात की गई है we need a central act, but at the same time a central act should not be take away the rights of the state and that of the patients. सेंट्रल एक्ट तो चाहिए, लेकिन जो स्टेट के एक्ट्स हैं, जो पेशेंट के राइट है, उन सबको ये सेंट्रल एक्ट कहीं फार अवे ना ले जाए, मतलब कि कहीं इन सबको हटाया ना जाए। हमें जितना इम्पोर्टेंट स्टेट लॉ है, जितना इम्पोर्टेंट पेशेंट के राइट्स है, उतना ही इम्पोर्टेंट सेंट्रल लॉ है। दे शुड नॉट बी रिप्लेस्ड विद वन अनदर। और बात की गई है कि जैसे जो हॉस्पिटल्स हैं उनपे और वर्क करने की जरूरत है, जैसे कि पूरे एरिया को जहाँ पे रेस्ट रूम्स हैं, जहाँ पे डॉक्टर्स अपना रहते हैं,
अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उन सबको अंडर द एम्बिट ऑफ सीसीटीवी कैमरास लाना चाहिए और प्रॉपर एक टीम होनी चाहिए जो कि कंटिन्यूअसली सीसीटीवी कैमरास को ऑब्जर्व कर रही हो, ताकि कहीं पे भी अगर कुछ हो रहा हो, कुछ इलीगल एक्टिविटी या कोई भी क्राइम हो रहा हो, तो तुरंत एक फोर्स को उस लोकेशन पर भेजा जा सके और क्राइम को रोका जा सके। सो दिस वॉज अबाउट दिस आर्टिकल। बेसिकली हमने इसमें हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड चैलेंजेस को देखा और उसके लिए क्या सॉल्यूशन की डिमांड की जा रही है वो देखी हमने। आज का बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अ लुक एट ऑनगोइंग इंडियन स्पेस मिशन। ये पूरा जो आर्टिकल है वो इसरो के जो भी स्पेस मिशंस कंडक्ट हो रहे हैं उन सबको एक समरी प्रोवाइड करता है। सो एक एक करके समझते हैं। First mission is Aditya L1. India followed its lunar success with the successful launch of its solar science mission Aditya L1 on September 2, 2023. 2 सितंबर 2023 को हमने अपना आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया था। आदित्य L1 मिशन क्या है? सोलर स्टडी को, सोलर के कोरोना पार्ट की स्टडी को, फोटोस्फीयर को, बेसिकली सन को बहुत बेहतर तरीके से समझने के लिए, उसके एटमॉस्फेयर को पढ़ने के लिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया था। इस मिशन के अंतर्गत हमने अपना जो सर्विंग व्हीकल है उसे L1 मतलब कि लैग्रेंज पॉइंट 1 पर इंस्टॉल किया था। सन और अर्थ के बीच में 5 ऐसी जगह हैं जहां पे दोनों जो सन और अर्थ है उनकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नलिफाई हो जाती है, मतलब कि अगर वो बैलेंस हो जाती है, अगर हम उस पोजीशन पर कोई भी सैटेलाइट इंस्टॉल करते हैं तो वो दोनों के फोर्सेस के थ्रू वहां पे स्टेबली वर्क कर सकती है। सो ऐसी 5 जगह हैं अर्थ के पीछे, सन के बैक साइड पे, अर्थ और सन के बीच में और अपर पार्ट में। सिमिलरली उनमें से एक है लैग्रेंज पॉइंट 1। लैग्रेंज पॉइंट 1 पे हमने अपना आदित्य L1 मिशन इंस्टॉल किया है जो कि सन की इन डेप्थ स्टडी करने के लिए डिप्लॉय किया गया है। Then second is Gaganyaan TVD1. ISRO used a modified L40 Vikas engine to build its test vehicle that is used to perform the first abort mission on October 21, 2023 as part of its Gaganyaan human spaceflight mission. जो गगनयान मिशन है जिसके थ्रू हम अपने ह्यूमंस को स्पेस स्टेशन में स्पेस में भेजने की बात करें, उसके अंतर्गत जो इंजन यूज होने वाला है, जो विकास इंजन यूज होने वाला है, उसके टेस्टिंग के लिए कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं, उसके लिए हमने गगनयान TVD1 मिशन को लॉन्च किया था इंजन को टेस्ट करने के लिए। बेसिकली इस मिशन के अंतर्गत द मिशन डेमोन्स्ट्रेटेड द एबिलिटी ऑफ द क्रू एस्केप सिस्टम टू सेपरेट फ्रॉम द टीवी, take the crew module to safety, and the crew module's ability to deaccelerate before splashing down in the Bay of Bengal. The crew module at the test end was recovered by the Indian Navy vessel INS Shakti. इसके अंतर्गत हम सब जानते हैं कि गगनयान मिशन के अंतर्गत हम कुछ क्रू मेंबर्स को 6 लोगों को स्पेस में भेजेंगे। सो बात की जा रही है कि जब वो स्पेस से वापस आएंगे तो जो उस पूरे सिस्टम के अंदर क्रू मॉड्यूल होगा, ऐसा मॉड्यूल जिसके अंतर्गत हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉट्स क्रू मेंबर्स बैठे रहेंगे, उस मॉड्यूल को कैसे उस पूरे बड़े सिस्टम से निकाल करके और सेफली सिक्योरली नीचे लैंड करवाना है ताकि क्रू मेंबर्स की सेफ्टी इंश्योर हो सके। सो बेसिकली इस पूरे मॉड्यूल को टेस्टिफाई करने के लिए, चेक करने के लिए कि क्या हमारा क्रू मॉड्यूल अच्छे से काम करेगा, क्या वो अच्छे से उस सिस्टम से अलग होके सेफ्टी से इंडिया में लैंड मतलब अर्थ में लैंड कर पाएगा या नहीं, इस सब को टेस्ट करने के लिए हमने गगनयान TVD1 मिशन को लॉन्च किया था। Then next is ExpoSat. ISRO celebrated the new year with the launch of its X-ray polarimeter satellite. On January 1, 2024, the satellite will study how radiations from various celestial objects is polarized.
बेसिकली जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज रहती हैं, जो स्पेस में बॉडीज रहती हैं, वो कंटिन्यूअस रेज एमिट करती हैं, रेडिएशंस एमिट करती हैं। सो उन सब रेडिएशंस को पोलराइज करने के लिए इसरो ने एक्सपोसैट लॉन्च किया था। Then next, INSET 3DS. ISRO launched the meteorological satellite INSET 3DS on February 17 on board a geosynchronous satellite launch vehicle. This mission was important to prove the vehicle's credibility before the critical NASA-ISRO synthetic aperture radar mission. Basically, इंडिया और नासा के बीच में एक एग्रीमेंट है निसार, दैट इज नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन। उस मिशन में जो यूज होने वाला GSLV है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, उसके टेस्टिंग के लिए हमने इनसेट 3DS लॉन्च किया था, जिसके थ्रू हमने एक मीटेरोलॉजिकल सैटेलाइट इनसेट 3DS को अपना स्टेबिलिटी प्रोवाइड की थी। देन नेक्स्ट इज RLV-TD. ISRO used a downscale version of the reusable launch vehicle called Pushpak to conduct two landing experiments, LEX-02 and LEX-03. हम सब जानते हैं कि इंडिया में जो लॉन्च व्हीकल्स अभी तक यूज किए जा रहे हैं, उन्हें वन टाइम यूज करके वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाता है। सो हमने अपना एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, मतलब ऐसा लॉन्च व्हीकल जो जो हमें स्पेस में अपना कोई सैटेलाइट कुछ भी अगर भेजना है तो उसे स्पेस में ले जाए, उसके बाद उसको वहां छोड़ के वापस वो लॉन्च व्हीकल वापस आ जाए, ताकि हम उस लॉन्च व्हीकल को फिर से यूज कर सके। उसका नाम हमने रखा पुष्पक। पुष्पक की टेस्टिंग के लिए दो एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जिसे कहा गया LEX-02 एंड LEX-03। ये पूरा मिशन RLV-TD के अंतर्गत हमने कंडक्ट किया, दैट इज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स। ठीक है, अगला SSLV. On August 16, ISRO launched the third and final development flight of the small satellite launch vehicle, placing the EOS-08 and the SR-8 DemoSat satellites in orbit. हमने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के फाइनल स्टेज को भी डेवलप कर दिया और उसके टेस्टिंग के लिए हमने SSLV मिशन लॉन्च किया था, जिसके अंतर्गत हमने EOS-08 सैटेलाइट को स्पेस में डिप्लॉय किया है। देन इसरो के रोड मैप्स की बात करें तो आफ्टर हैंडलिंग ओवर ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज द न्यू स्पेस इंडिया, ISRO has prioritized research. In December 2023, ISRO Chairman Somnath announced a 25-year roadmap under 2047 for Gaganyaan. Its interest with the lunar exploration roadmaps in the form of Indian landing on the moon by 2040. इसरो ने अपने कुछ टारगेट्स को भी रिवील किया है कि आगे के 25 साल में या 2050 तक हम कौन कौन से अपने मिशंस को अचीव करेंगे या हमारा क्या क्या वर्क होने वाला है। तो उसमें से एक टारगेट ये भी है कि 2040 तक एक टारगेट है कि हम इंडियंस को मून पर लैंड करवाएंगे। देन नेक्स्ट, lunar exploration roadmap that includes apart from a crewed lunar mission a sample return mission. मतलब कि पहला जो मिशन होगा वो एक पूरा एस्ट्रोनॉट का ग्रुप्स क्रू मेंबर्स लूनर पर जाएंगे, मून पर जाएंगे और वहां पे स्टडी करके वापस आएंगे। दूसरे जो मिशन की बात की जा रही है वो ये है कि वहां से सैंपल्स भी कलेक्ट करके वापस लाए जाएंगे, दैट इज सैंपल रिटर्न मिशन। देन थर्ड वन इज बेसिकली बात की जा रही है फिर गगनयान मिशन की। तो हमने कंटिन्यूअसली गगनयान मिशन में डिले देखने को मिला है। ऐसा इसलिए क्योंकि गगनयान मिशन के अंतर्गत हमें जो क्रू मेंबर्स भेजने हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हम पहले उन पर कई सारे टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स उनको प्रोवाइड करें ताकि उनकी सेफ्टी एश्योर हो जाए। सिमिलरली हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली जो कि अमेरिका के साइड से, अमेरिका और इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसके अंतर्गत गगनयान मिशन के अंतर्गत जाने वाले 6 यात्रियों में से 2 यात्रियों को जो वहां की एक स्पेस एजेंसी है उन्होंने अपने ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन
उन्होंने अपने आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंतर्गत जो भेजने वाले मेंबर्स हैं उनके अंतर्गत हमारे 2 गगन यात्री को इंक्लूड किया ताकि उन्हें कहीं ना कहीं एक स्पेस में रहने का थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, वहां से वो एक्सपीरियंस लेके आए और हमारा जो गगनयान मिशन है उसे और बेहतर तरीके से कंडक्ट किया जाए। और हमने जो इसरो के 2 कॉमर्शियल और प्राइवेट आर्म न्यू स्पेस एजेंसी लिमिटेड और इन स्पेस जो कि इसरो के रेगुलेटर के फॉर्म में काम कर रहा है, इन सबको बनाया, इन सब ने भी अपना बहुत बेहतर प्रदर्शन किया और इसरो ने जब अपना कॉमर्शियल आर्म अलग कर दिया, अपनी कॉमर्शियल एक्टिविटीज एक कंपनी को दे दी, फिर दूसरी चीज रेगुलेटर की वर्किंग एक दूसरे ग्रुप को दे दी। सिमिलरली अगर इसरो इन सब चीजों से फ्री हो गया तो इसरो ने अपनी एक्टिविटीज रिसर्च में बढ़ाई और रिसर्च सेक्टर में कंटिन्यूअसली इसरो ग्रो कर रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। हमने इसमें इसरो के मिशंस को समझा, कौन कौन से सक्सेसफुल रहे वो सब समझा और आगे इसरो के और क्या टारगेट्स हैं उन्हें भी बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया। अगर इस पूरे आर्टिकल की गिस्ट समझें तो ISRO made major progress with missions like Aditya L1 for solar research, Gaganyaan TV's D1 testing crew safety and ExpoSat for X-ray studies. Successful launches and tests include the SSLV final development flight, the INSAT 3DS meteorological satellite and the RLV-TD landing experiment. ISRO is focused on its 25-year roadmap for Gaganyaan, a new next-generation launch vehicle, and the Bharti Antriksh Station by 2035. 2035 तक का इसरो का ये भी टारगेट है कि इसरो अपना एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी बनाएगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसी के तरह का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी इसरो बनाएगा जिसको कंप्लीट करने का टारगेट इसरो ने 2035 तक रखा है। सिमिलरली BAS मतलब भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को कंप्लीट करने के लिए उसे GSLV PSLV के थ्रू ये टारगेट कंप्लीट होना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए इसरो ने अपना एक नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल पर भी काम करने की बात कही है। रिसेंटली इसरो ने पार्लियामेंट में अपनी एक कमेटी बनाई जिसमें उन्होंने न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल में जो एक्सपेंस होने वाले जो भी पूरा प्रोसीजर उसे पार्लियामेंट में रखने की बात भी कही है। ये पूरा आर्टिकल इसरो के अचीवमेंट्स, इसरो के टारगेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हमने इसे बेहतर तरीके से समझ लिया। नेक्स्ट, Modi's Ukraine visit likely to explore deeper ties in defense manufacturing. हमने पहले भी डिस्कस किया कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की पोलैंड और यूक्रेन विजिट है। सो पहले ये विजिट कंक्लूड हो जाए, एग्रीमेंट साइन हो जाए, फिर हम इसको और इन डेप्थ बात करेंगे। अभी के लिए ये आर्टिकल ये कह रहा है कि इस विजिट से जो डिफेंस के मैन्युफैक्चरिंग में दोनों कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट है, जो एक्सचेंजेस है, वो कहीं ना कहीं हमें और बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। देन नेक्स्ट, NDMA to monitor 189 high-risk glacial lakes to prevent disasters. Following disasters inflicted by overflowing glacial lakes in the Himalayas, the National Disaster Management Authority has finalized a list of 189 high-risk glacial lakes for mitigation measures to reduce the risk emanating from them. We all know जो हमारा हिमालयन रीजन है, जो इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है, वहां कहीं ना कहीं ग्लेशियर लेक्स बनती हैं और ग्लेशियर लेक्स में आउटबर्स्ट होने की वजह से समटाइम्स उस पूरे रीजन में फ्लड लाइक सिचुएशन हो जाती है, फ्लड्स आ जाती है। सो उस पूरे चीज को पहले से इस तरह के डिजास्टर को प्रिवेंट करने के लिए जो NDMA है वो 189 ग्लेशियर लेक्स को सर्वे करेगी और उन लेक्स को और भी ज्यादा ब्रॉडन करने की बात करेगी ताकि जो लेक्स में आउटबर्स्ट होता है, कहीं ना कहीं जो ओवरफ्लो ऑफ वाटर की वजह से फ्लड बनती है, उसको हम प्रिवेंट कर सके। लेकिन इसके अंतर्गत चैलेंज क्या आ रहा है कि जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां का टेरेन थोड़ा सा डिफिकल्ट है विजिट करने के लिए।
इन सब चीजों को हम अगर सैटेलाइट के थ्रू, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट या इमेजेस, ऐसी सैटेलाइट जो इमेजेस जनरेट करते हैं उनके थ्रू अगर स्टडी करते हैं तो हमें डेप्थ ऑफ द डिजास्टर नहीं समझ में आता है। मतलब कि हमें उस लेक से किस हद तक डिजास्टर क्रिएट हो सकता है वो नहीं समझ में आता है। उस सबको समझने के लिए हमें उस साइट को विजिट करने की जरूरत है। लेकिन इस पूरे उसमें चैलेंज की बात करें तो एक ही चैलेंज सामने आता है कि ये जो टेरेन है वो डिफिकल्ट टू विजिट है, इतना ह्यूमन विजिट्स के फेवरेबल नहीं है। इसलिए हमें थोड़ा सा और वर्क करना चाहिए, अपनी टेक्नोलॉजीज और डेवलप करनी चाहिए ताकि ऐसे टेरेन में या तो हमारी प्रेजेंस बढ़ सके या तो हम ऐसे टेरेन को हम अपना ऐसा बनाए कि हम वहां पे विजिट कर सके और आने वाले डिजास्टर्स को प्रिवेंट कर सके। देन सेकंड इज center states discuss new mechanism for gathering crop data. Ahead of the nationwide implementation of the Digital General Crop Estimation Survey, the center convened a national conference with the states to discuss the improvement in crop production statistics here on Thursday. The new initiative, according to the center, aims at enhancing accuracy, reliability, and transparency of agriculture statistics, which will help in policy formulation, trade decisions, and agriculture planning. हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने नेशन वाइड इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई है डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे की। मतलब कि जो भी क्रॉप एस्टिमेट किया जाता है उसको उसका डिजिटली एस्टिमेशन किया जाए ताकि जो स्कीम्स, जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं उनको और बेहतर तरीके से बनाया जाए, प्रॉपर सर्वे करके बनाया जाए ताकि वो रियल बेनिफिशियरीज तक पहुंचे और जो भी उनका टारगेट्स है वो अचीव हो पाए। So our next article is what is vaccine derived polio? We all have discussed कि इंडिया में एक पोलियो केस सामने आया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, लेकिन हमने WHO ने 2014 में ही इंडिया को पोलियो फ्री इंडिया डिक्लेयर कर दिया था। अब अगर इस तरह से केस सामने आएगा तो जो इंडिया का ये टाइटल है वो हटाया जा सकता है। लेकिन ड्यूरिंग द स्टडीज, हमने स्टडीज के दौरान ये देखा कि जो ये वायरस है ये वाइल्ड पोलियो वायरस से नहीं हुआ है बल्कि ये वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो है। वैक्सीन डिराइव्ड क्या होता है? अगर पहले मैं बात करूं पोलियो वायरस की तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? वायरस समझना कि वायरस क्या होता है। वायरस एक लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में लाई करता है। मतलब कि अगर वायरस किसी नॉन लिविंग थिंग पर पड़ा है तो वो लिविंग वर्क नहीं कर सकता है, लेकिन अगर उसे कोई होस्ट मिल गया, मतलब कोई लिविंग थिंग मिल गई, तो वो एज अ लिविंग बीइंग वर्क करने लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वायरस के पास खुद का न्यूक्लियस नहीं रहता है। जब उसे होस्ट का न्यूक्लियस मिलता है तब जाके वो लिविंग एक्टिविटीज करता है, लिविंग बीइंग बन जाता है और अपने आप को रेप्लिकेट करता जाता है और इस तरह से डिसीज जो ह्यूमन है उसके अंतर्गत डिसीज आ जाती है। सिमिलरली एक पोलियो वायरस है जिसको इरेडिकेट करने का टारगेट है WHO का, इसलिए सारी कंट्रीज अपने अपने वैक्सीन प्रोग्राम्स चलाती हैं अपने आप को पोलियो फ्री डिक्लेयर करवाने के लिए। इंडिया ने भी अपनी कई सारी स्कीम्स चलाई, 2 बूंद जिंदगी की, और हर मतलब 5 ईयर्स से कम बच्चों को किसी भी तरीके से पोलियो डिसीज ना हो पाए इसके लिए उनको वैक्सीन प्रोवाइड करने की बात की गई। सो बेसिकली होता क्या है, अब ये पूरा आर्टिकल क्या रहा है? वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो। पोलियो के 3 वायरसेस देखे गए हैं, वाइल्ड पोलियो 1, वाइल्ड पोलियो 2, वाइल्ड पोलियो 3। जो वाइल्ड पोलियो 1 है, अगर हम वैक्सीन्स में इस तरह के वायरस का यूज कर रहे हैं तो हमें जो डिसीज है वैक्सीन से डिसीज होने की चांसेस है वो 0 के अप्रॉक्स देखी गई। लेकिन जब हम वैक्सीन बनाने के लिए वाइल्ड पोलियो वायरस 2 को यूज करते हैं तो उसमें
डिसीज होने के चांसेस बहुत देखने को मिले। बेसिकली अगर मैं वैक्सीन की बात करूं तो दो तरह की वैक्सीन होती है। एक ऐसी वैक्सीन जो ओरल रहती है, दूसरी वैक्सीन आईपीवी जो इंजेक्शन सिरिंज के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट की जाती है, और उनसे तो डिसीज होने के चांसेस ही नहीं होते। वैक्सीन बनाने के दौरान हम क्या करते हैं कि वायरस को वीक कर देते हैं, वायरस को अधमरा करके ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत डालते हैं। अगर ह्यूमन बॉडी का इम्यून बहुत अच्छा रहता है तो ह्यूमन बॉडी उस वायरस को डिटेक्ट कर लेती है, एंटीबॉडीज बना लेती है और वो वायरस नहीं होने देती है कभी भी फ्यूचर में। लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया कि जो WPV वाइल्ड पोलियो वायरस 2 है, उससे जो भी वैक्सीन डेवलप हुई है उससे कहीं ना कहीं डिसीज के बनने के ज्यादा चांसेस देखे गए हैं। सो सिमिलरली हमें ये इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि जो वो एरिया है जिस पे आप इस तरह की वैक्सीन का यूज कर रहे हो वो एरिया कैसा रहा है, वहाँ का हेल्थ सिस्टम कैसा रहा है, वहाँ की इम्यूनिटी कैसी रही है, वहाँ पे जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हैं, जो इम्यूनिटी बनाते हैं बच्चों की, वो प्रॉपर हुए हैं या नहीं। अगर बच्चों की इम्यूनिटी कम है तो उनको पोलियो वायरस होने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वायरस बॉडी में जाते ही मरने की बजाय वो अपने आप में फिर से लिविंग बन के अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर अपने आप को रेप्लिकेट करके कहीं ना कहीं ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट कर देता है। सो दिस वॉज अबाउट दिस आर्टिकल। सो थैंक यू सो मच, होप यू ऑल लाइक द सेशन। इस तरह के ऑल सेशन से बने रहने के लिए एग्जैक्ट आईएएस से जुड़िए। एग्जैक्ट आईएएस के इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो से नॉलेज गेन करिए। थैंक यू सो मच।